यस सर यस मैंने आपको मैसेज किया, एक बार आप वो पढ़ लेना। लास्ट हेडिंग बताओ क्या था? हाइजेनबर्ग इक्वेशन हो गया था। हाइजेनबर्ग इक्वेशन। मैं लास्ट 2-3 हेडिंग्स जल्दी से एक रिकैप कराता हूं, फिर आगे चलते हैं। There are some drawbacks in the Bohr's model. Bohr's model cannot explain de Broglie concept. Now, what is de Broglie concept? According to de Broglie concept, if electron is moving in circular path, here, according to Heisenberg, according to Bohr's model, electron is moving in the circular path, but according to de Broglie, any particle which is moving, it always moves in the form of wave. So ये ड्रॉबैक था, डी ब्रोगली ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया और डी ब्रोगली ने फिर इस इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ सजेस्ट की, लैम्डा इक्वल टू h upon v, lambda equal to h upon mv. This formula we had seen some 3-4 different forms. काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, दूसरे फॉर्म के टर्म्स में हमने ये फॉर्मूला देखा। क्लियर? अब इसके बाद फिर हमने देखा when electron is moving in circular path, 2 pi r equal to n lambda. जब भी बोर्स एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो होल नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे 2 pi r पैरामीटर इक्वल टू n lambda. n is number of orbit, r is radius of nth orbit. सेकंड ये था किसमें रिलेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ mvr इक्वल टू nh by 2 pi में. देन थर्ड हमने देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. It is not possible to determine both precisely position and momentum for a small fast moving particle like electron. जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो मेरे लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उस इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट कर पाऊं, क्लियर, एग्जैक्ट पोजीशन. देयर ऑलवेज बी सर्टेन एरर, हमेशा कुछ तो एरर आएंगे, ठीक है, कुछ एरर आएंगे कैलकुलेशन में. एरर इन कैलकुलेशन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एरर इन कैलकुलेशन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम. ये लास्ट 3 हेडिंग्स थी, छोटी-छोटी हेडिंग्स थी. जो ड्रॉबैक्स थे, बोर्स ने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी इलेक्ट्रॉन की, दिस इज द रेडियस, दिस इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, वेलोसिटी एग्जैक्ट बता दी 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड z by n. बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. या अब इन दोनों तीनों जो ड्रॉबैक्स थे उसको कंसीडर करके वेव मैकेनिकल मॉडल सजेस्ट किया गया अरविंद सोडिंगर ने 1922 से 1926 के बीच. क्लियर? ऑलमोस्ट अभी से लेकर 95 ईयर टू 100 इयर्स पहले. सबसे पहला मॉडल जो आया था वो आया था 1902 में. तो 1902 में बहुत बेसिक मॉडल आया, फिर कुछ 2-4 साल लग गए, सेकंड मॉडल आया अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट से, फिर हम आ गए 1913 में जब आया बोर्स मॉडल, 1930 से 1926 फर्दर 12 to 13 इयर्स लग गए लास्ट मॉडल व्हिच इज वेल एक्सेप्टेड टिल नाउ. ऐसा नहीं है कि लास्ट मॉडल की कोई ड्रॉबैक नहीं है, उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, उसके अपने लिमिटेशंस हैं, बट उसको बहुत ऐसा लिमिटेशन नहीं था, ऐसा ड्रॉबैक नहीं था जिससे हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें. उसमें छोटे-मोटे करेक्शंस थे जो हमने करेक्शन कर दिए और फिर उसे यूज कर रहे हैं आज भी. पता है वेव मैकेनिकल मॉडल में जब डिस्कवर ये मॉडल बताया गया था तब तक तो न्यूट्रॉन डिस्कवर भी नहीं हुआ था. न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर हुआ. सो 1932 एंड 1926 सोचो पूरा एटम बता दिया और न्यूट्रॉन का नहीं पता था उस टाइम पे. तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो 100% करेक्ट है, बट इतना भी गलत नहीं था
कि हम उसे छोड़ दें और नए मॉडल पे चले जाएं? इज दैट ओके? सर अभी सबसे राइट कौन सा है फिर? क्या बोल रहे हो शिवानंद? सर अभी सबसे राइट कौन सा है? लास्ट बायोमेकेनिकल जो हम पढ़ने वाले हैं, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम, फॉर कैलकुलेशन पर्पस बोर्स इज क्वाइट गुड, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक लास्ट मॉडल इज ओके, राइट? सर मतलब उसके बाद कुछ नहीं आया? उसके बाद ऐसा नहीं, कुछ नहीं आया, बट पूरा का पूरा मॉडल चेंज नहीं हुआ। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे बायोमेकेनिकल मॉडल की स्टडी की, मुझे लगा इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा गलत है, इस पॉइंट की जगह ये होना चाहिए, बट मैं ये नहीं बता पाया कि पूरा का पूरा मॉडल गलत है। समझ पा रहे हो? 100% 5, 10, 15% का करेक्शन हो गया। क्या होता है जब मैं थोड़ा गलत हूँ तो मुझे ये एक्सेप्ट किया जाता है, मेरी गलतियों को सुधार दिया जाता है। जब मैं बहुत गलत हूँ तो मुझे छोड़ के किसी दूसरे के पास चला जाएगा, कोई दूसरे साइंटिस्ट का मॉडल एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है? यस सर। बायोमेकेनिकल मॉडल, एरविन सोडिंजर, 1926। डेफिनेटली ऐसा नहीं था कि एक ही साल में पूरा मॉडल डेवलप हो गया था। इट टुक 3, 4, 5 years टू डेवलप दिस मॉडल। थोड़ा थॉट प्रोसेसिंग अलग था इस मॉडल के लिए। जो बोर्ड पे लिखा है वो दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. Deven का मैसेज है सर, बट इफ वी फाइंड ओनली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ p बट नॉट x, देन डेल्टा p इक्वल टू 0 बट डेल्टा x नॉट टू 0। मैं थोड़ा सा उस डॉट पे वापस आता हूँ। डेल्टा p इक्वल टू h/4 पाई डेल्टा x। तुमने यदि एग्जैक्ट x निकाल लिया, मतलब डेल्टा x 0, तो डेल्टा p इंफिनिटी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इंफिनिटी कुछ भी नहीं। डेल्टा p 0 तो डिवाइड करोगे डेल्टा x इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल। सो उनको जीरो करना पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज हाइजेनबर्ग। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is not possible to make them zero. Clear? Clear है? थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी ना? हाँ। In this model, wave nature of electron is considered. यहाँ पर wave nature का consideration में लिया गया, मतलब electron is moving in the form of wave. Clear? Concept of three-dimension orbital was introduced instead of two-dimension orbit. देखो, टू डायमेंशनल ऑर्बिट जो कॉन्सेप्ट था, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ऑर्बिट है, टू डायमेंशनल ऑर्बिट। या अब टू डायमेंशनल ऑर्बिट को इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके थ्री डायमेंशनल ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। ये तो पक्का है, एटम फ्लैट तो है नहीं। यदि एटम फ्लैट होगा तो टू डायमेंशन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इसका मतलब एटम इज नॉट स्फेरिकल, एटम इज प्लेनर इन नेचर। ऐसा तो होता नहीं। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत था। अब मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब तक तो फिर भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक ही है तो फिर वो थ्री डायमेंशन में कैसे जाएगा? बट 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, तब तो थ्री डायमेंशन में हो सकता है। सो थ्री डायमेंशनल ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2D ऑर्बिट की जगह। सर ये ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट की जगह जो लिखा है हमने, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? चलो वो भी देख लेते हैं हम। ऑर्बिटल it is three dimension volume around the nucleus
It is three-dimensional volume around the nucleus where probability of finding electron is, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? मतलब साइज बड़ा छोटा तो नहीं करूं या जूम इन जूम आउट तो नहीं करना है? प्रॉपर है सर। तो ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ ऑल हेजनबर्ग को इसने बिल्कुल पिक्चर में लेकर आया। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सजेस्ट ही नहीं की गई, तो क्या किया गया? इट इज थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, इसमें कहां पर होगा हमें नहीं पता, इसके अंदर होगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन ना बताकर एक वॉल्यूम लिया गया, इस रूम में इलेक्ट्रॉन होगा, इस रूम में कहां होगा हमें नहीं पता, इस रूम में होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। So that three-dimensional volume around the nucleus will be orbital. Is that okay? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Shadul का मैसेज था सर, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? शदुल व्हाट, क्या एक्सप्लेन करना है? Sir, orbital. ऑर्बिटल। चलो मैं तुम्हें एक पिक्चर बताता हूँ ऑर्बिटल की। तो गूगल पे क्या? नहीं गूगल पे नहीं, मेरे पास एक बुक है, उसमें तुम्हें पिक्चर बताता हूँ मैं ऑर्बिटल का। वेट फॉर अ मिनट। देखो ये ना एक ऑर्बिटल है, देख पा रहे हो? सेंटर पर न्यूक्लियस है, क्लियर? और न्यूक्लियस के आसपास जो तुम्हें लाइन सी दिख रही है ना, कुछ लाइट सी, ये कुछ इस ये पाथ, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, और ये पूरा का पूरा यदि मैं कवर करूंगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट है। सो ऑर्बिटल इज अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम, डेफिनेटली अभी 2D में देख रहे हो,
बट इसको थोड़ा सा 3D में तुम एज्यूम कर सकते हो। ऑर्बिटल इज अ 3-dimensional वॉल्यूम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अभी समझ में आया क्या? जहां पे इलेक्ट्रॉन कहां होगा मुझे नहीं पता, बट उसमें कहीं पर होगा। इज दैट ओके शुदुल? Yes, sir. Schrodinger suggested concept of wave function which gives all information about an electron। इसको हम देखते हैं वेव फंक्शन क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। अब श्रोडिंगर ने क्या किया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन कहां से आ गए, बोर्स में तो सिर्फ अट्रैक्शन था, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो सिर्फ अट्रैक्शन है। हियर वी हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ये भी देखो पहला पॉइंट, इट इज वैलिड for multi electronic species। ये वर्ड इसलिए यूज किया, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, किस कोई भी हो, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी वैलिड है। अब श्रोडिंगर ने इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, इन सभी को एक साथ कंसीडर करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की। उस मैथमेटिकल इक्वेशन से ये सजेस्ट किया जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलते चले जाएगी। एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। d square psi by dx square, d square psi upon dy square, d square psi upon dz square, 8 pi square m upon 8 pi square m upon h square e minus v equal to 0। एक छोटा सा इक्वेशन सजेस्ट किया। ये छोटे से इक्वेशन से हर एक इलेक्ट्रॉन का, एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 इक्वेशन छोटे छोटे इतने, क्लियर? और हर एक इक्वेशन से हमें साइन मिलेगा। दिस स्पेशल काइंड ऑफ साइन इज कॉल्ड साइन। इसे कहा जाता है साइन, PSI, साइन। दिस इज नोन एज वेव फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव फंक्शन को। सो वेव फंक्शन हमें मिलेगा और वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। वेव नेचर इज कंसीडर्ड इन दिस थिंग। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर किया गया है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, वेव फंक्शन कहा जाता है वेव फंक्शन। और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। अब क्वेश्चन आता है, सर इसमें दूसरे वेरिएबल्स क्या हैं इस इक्वेशन में? क्या ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है? क्या इसको सॉल्व हमें करके कुछ रिजल्ट निकालने हैं? देखते हैं क्या क्या करना है हमें। एक्स वाई जेड, कोई बताएगा क्या होता है एक्स वाई जेड? Coordinates. Coordinates. साई पता चल गया, एक्स वाई जेड पता चल गया। किसके लिए लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। एन किसका मास होगा? Electron. Electron, mass of electron. एच कहीं पढ़ा है? एच क्या होता है? एच Planck's constant. Planck's constant. Constant. ये तो सब पता है। ई Energy. Energy. Total energy. Total energy. Potential difference. Difference. Potential difference. Potential difference. total Potential energy, energy. potential energy, H is Planck's constant, M is mass of electron. X, Y, Z are coordinates. Psi wave function or amplitude of electronic wave. सब पोटेंशियल एनर्जी को पीई नहीं लिखेंगे क्या? मतलब यहाँ पे V से भी डिनोट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, P भी लिखते हैं, यहाँ पे V से डिनोट किया है, राइट? Yes, sir. अब इसमें क्या क्या तुम्हें करना है? तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए। मतलब ये इक्वेशन एक ऑप्शन में आ जाए तो तुम्हें पता लगना चाहिए हाँ ये इक्वेशन है साइन। You don't need to solve this equation, but when we solve this equation and then we get the result, and that result is represented in different numbers, in 4 numbers. That 4 numbers are called quantum numbers. वो हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या सिग्निफिकेंट है।
मतलब तुम्हें एग्जाम में इसको सॉल्व करने को नहीं कहा जाएगा, बट सॉल्व करके जो फाइनल रिजल्ट है वो तुम्हें याद रखना होगा, वो समझना होगा, राइट? तो सर इक्वेशन पता मतलब होना सिर्फ चाहिए, क्वांटम नंबर। फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए। सॉल्यूशन मैंने भी आज तक नहीं देखा, मुझे भी काम नहीं पड़ा। इवन आईआईटी में एक कोर्स होता है फर्स्ट ईयर में, उसमें भी इसका सॉल्यूशन नहीं था, इक्वेशन थी और इक्वेशन में ही मतलब फाइनल रिजल्ट फिर देखे थे। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर साई की वैल्यू निकलेगी। साई की वैल्यू वो भी देखेंगे, पहले तो अभी हमने देखा साई है क्या। वेव फंक्शन डिफाइन करो ना एक बार। यहाँ पे ना एक साई हो रहेगा, मैंने एक साई यहाँ पे नहीं लिखा है, e माइनस बी साई इक्वल टू 0, यहाँ पे साई होता है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं लिखा हुआ, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, मैं लिखा तो हूँ अच्छे से ना, ठीक है? कॉपी कर लिया है क्या जितना बोर्ड पर है? 1 1 minute, minute. sir. डन सर। 1 minute. Done.
सर वो फॉर्मूला है क्या? हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर वो साई स्क्वायर मतलब फॉर्मूला है क्या? हाँ, बताता हूँ, देखो। थोड़ा सा ये जो मॉडल है ना, थोड़ा सा रेंडम है। रेंडम है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं समझ में आती चीजें कि अच्छा क्या बोलना क्या चाहते हैं। और एटम है भी ऐसा, एटम के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आज तक पता भी नहीं चली। कुछ कुछ ऐसा होता है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसा हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा ही सब कुछ है एटम के बारे में। क्योंकि देख तो पाए नहीं हम एटम, इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम क्या है। मतलब इलेक्ट्रॉन सोचो 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। हम उसको समझना प्रैक्टिकली 100% मुश्किल है। बट यस, जितनी इंफॉर्मेशन हमें एटम के बारे में चाहिए, जो प्रॉपर्टीज चाहिए, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इट गिव्स ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, साई मिलेगा। साई का जो कुछ वैल्यू आएगा उसको इंटरप्रेट करके we can have all type of information like its approximate position, approximate momentum, energy, shape and size of orbitals जिसमें वो present है, ये सब कुछ मिलेगा। Wave function can have both positive as well as negative value. पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कोई इशू नहीं। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब प्रोबेबिलिटी देगा तो ये तो डेफिनेट है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। हमने साई का स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर किया तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव। डेंसिटी मींस नॉर्मल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मींस समथिंग बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता है जनरल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कुछ, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। उससे हम कुछ डिराइव कर सकते हैं, बट व्हाट इज साई, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ भी नहीं। साई स्क्वायर it gives probability of finding electron per unit, right? सर तो मींस जो वॉल्यूम हम किसका लेंगे? वॉल्यूम किसका लोगे? ये न्यूक्लियस। तुम्हें बताना है सर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 3 डायमेंशनल शेल में कितनी होगी। तो यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन इतना वॉल्यूम, जहां पे हम कैलकुलेट करें जितना, जिस जगह की प्रोबेबिलिटी ले रहे हो उसका वॉल्यूम। गॉट इट? मुझसे पूछा गया सर पानी की डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, मास बाय वॉल्यूम। इसमें पानी का मास है, वाटर का मास है इतना, यहां तक, तो जितना मास उतना वॉल्यूम, राइट? सर क्वेश्चन में ये सब दिया होगा ना? देखते हैं क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा, उसके बजाय भी हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं और किस इंफॉर्मेशन से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन पे भी आएंगे तो वो भी देखेंगे। थोड़ा सा रैंडम है, बट हाँ इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इजी बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत रेयर बनते हैं। क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे जब इसका रिजल्ट पे आ जाएंगे। अब देखो, पता है जो हम वो इक्वेशन, बड़ा सा इक्वेशन साई के लिए सॉल्व करते हैं, तो साई हमें मिलता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। साई हमें मिलता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर? क्योंकि वो dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर xy z में इक्वेशन थी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? साई विल बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मीनिंग ये होगा साई डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड। यदि तुम एक्स वाई जेड को चेंज करोगे तो साई चेंज होगा, तुम एक्स वाई जेड को कांस्टेंट रखोगे तो साई कांस्टेंट होगा। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये मेरे पास प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि मैंने इनकी पोजीशन को चेंज नहीं किया, क्या कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगी क्या? नो नो सर। सर। अब मैंने इसकी एक्स वाई जेड पोजीशन को चेंज कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएंगे। सो द होल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन
depends on its interaction with the nucleus and its interaction with other electrons. तो उसकी पोजीशन ही तो सब कुछ मैटर करती है, उसकी पोजीशन पता है, सारे इंटरेक्शन पता है, सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो बेसिकली उसको सॉल्व करने पे एक्स वाई जेड का फंक्शन आता है जो आना भी चाहिए। क्लियर? ये जो एक्स वाई जेड है दे आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। This Cartesian coordinate system can be converted into polar or spherical coordinate system. इसे हम r theta phi में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। अब स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, एक पॉइंट P है 3 डायमेंशन में x y z कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट P है, x y z कोऑर्डिनेट है। इट इज ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये होता है r। इस पॉइंट का डिस्टेंस ये होता है r। r का एंगल y एक्सिस के साथ थीटा, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द अपोजिट प्लेन उसका एंगल x एक्सिस के साथ फाई। मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जिस रूम में अभी मैं हूं, मेरे रूम का एग्जांपल, मैं इस कॉर्नर पे चला जाता हूँ, वो ओरिजिन, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इस ओरिजिन से मैं इस पॉइंट तक आया 3 डायमेंशन में, क्लियर? ये पॉइंट P हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट इज द r। ओरिजिन से उस पॉइंट P का डिस्टेंस r। अब ये r हो गया। एंगल ऑफ r विद वन एक्सिस, y एक्सिस, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? ये r का एंगल y एक्सिस के साथ थीटा ले लिया। इस r को हम प्रोजेक्ट करेंगे अपोजिट प्लेन पर। ये थीटा है तो अपोजिट प्लेन मतलब एग्जैक्ट प्लेन, इस पे प्रोजेक्शन ले लिया। इस प्रोजेक्शन का एंगल x एक्सिस के साथ, दिस एंगल जो यहां पे बन रहा है, क्लियर? दिस एंगल विल बी फाई। सो r का एंगल y एक्सिस के साथ थीटा, r का प्रोजेक्शन ऑन एग्जैक्ट प्लेन उसका एंगल x एक्सिस के साथ फाई, r थीटा फाई। क्या अभी समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार रिपीट करो ना। नो सर, एक एक बार बार रिपीट करो ना। सर फायर रिपीट। सर आपका हाथ दिख ही नहीं रहा था, नीचे हो गया। मेरा y हाथ नहीं- y और z कोऑर्डिनेट एंगल दिखा रहे हैं ना। Wait for a minute. पोलर कोऑर्डिनेट्स, मैं तुम्हें एक 3D व्यू दिखाता हूँ, फिर रुक जाओ। बताता हूँ मैं तुम्हें ना। सर स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो? हाँ, मैं 1 मिनट वीडियो निकाल रहा हूँ यूट्यूब पे एक अच्छा सा, और तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ।
Is it visible properly? लोडिंग सर लोडिंग लोड यस सर Yes, आगे ठीक है? यस सर visible now. चलो ये पिक्चर देखो, पॉइंट P, एंगल फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज R, एंगल विद एनी वन एक्सिस, मैंने y लिया था, यहाँ पे z दिया है, डजंट मैटर। सो इसका z एक्सिस के साथ एंगल थीटा लिया है। क्या ये r और थीटा क्लियर है? अभी दो चीजें। यस सर यस फाई का क्या किया, इस पॉइंट P का एक प्रोजेक्शन लिया है। प्रोजेक्शन ऑन व्हाट? अपोजिट प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन। यदि z एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो y xy प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लिया। क्लियर? प्रोजेक्शन मतलब तुमने z एक्सिस के पैरेलल में एक शेड, उसको लाइट डालोगे तो उसका जो शेडो बनेगा उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। क्लियर? क्या प्रोजेक्शन डैश लाइन से तुम इमेजिन कर पा रहे हो उसका प्रोजेक्शन है वो? यदि तुम उसको एज इट इज ड्रॉप करोगे तो उसका वो जो नीचे डैश लाइन है वो बनेगा क्या? sir. यस सर प्रोजेक्शन Yes. मींस इफ यू आर टेकिंग द शेडो ऑन xy प्लेन, क्या प्रोजेक्शन का एंगल एक x एक्सिस के साथ फाई दे रखा है? Yes sir. Yes, तो sir. यस सर इस डायग्राम में तो r थीटा फाई का कन्वर्जन भी दे रखा है, x y z सब कुछ रिलेट भी कर रखा है, वो ठीक है, वो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैथ्स के लिए। बट अभी हमारे इतना काम का था r थीटा फाई क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करना। क्या अभी क्लियर है r थीटा फाई? पिरामिड टाइप बन रहा है। Yes, sir. चलो, समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो फिजिक्स में मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां पे बहुत अच्छे से समझना फिर। ठीक है? समझे सर? ओके, कॉपी कर लो जितना लिखा है बोर्ड पर। कर लिया होगा? 1 minute, sir. 1 minute. चलो एक काम इतना और करो, यहाँ पर y एक्सिस ले लो, यहाँ पे z ले लो। जनरली ऐसा स्टैंडर्ड लिया था, नॉट हार्ड एंड फास्ट। साई r थीटा फाई, इसका मतलब ये होगा इट डिपेंड्स ऑन r थीटा एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, मींस इट डिपेंड्स ऑन r थीटा फाई। यदि इन्हें फिक्स रखोगे तो ये फिक्स, इसमें से कुछ चेंज करोगे तो ये भी चेंज होने लगेगा। दिस r थीटा फाई फंक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट फंक्शन। एक रेडियस का फंक्शन स्मॉल r, इसे हम कहते, स्मॉल r मींस रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। थीटा एंड फाई दे आर द एंगल्स। जो एंगल और रेडियस को हम सेपरेट कर पाएंगे। फंक्शन जो रेडियस पे डिपेंड करेगा वो हो गया रेडियल वेव फंक्शन। द फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन एंगल इज कॉल्ड एंगुलर वेव फंक्शन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, साई का वैल्यू है 1/4 पाई ओवर 1/2 r स्क्वायर माइनस 5 sin थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कैपिटल R हो गया व्हिच डिपेंड्स ऑन रेडियस। ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो ये a हो गया। तो साई इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस एंड एंगल। जो रेडियस का पार्ट है उसे रेडियल वेव फंक्शन बोला, जो एंगल का पार्ट है उसे एंगुलर वेव फंक्शन बोला। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। r थीटा 5 की जगह x y z नहीं ले सकते ना? हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारा एटम स्फेरिकल होता है या कुछ क्यूबिकल शेप का होता है, कैसा शेप होता है? स्फेरिकल। So it is Spherical, better spherical.
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों नेम सेम ही है ना, सिनोनिम्स है, पोलर एंड स्फेरिकल। जब स्फेयर होता है इट इज बेटर टू डील इन स्फेरिकल सिस्टम, रेडियस वगैरह सब कुछ बेटर ऑप्शन होते हैं, इंटरप्रिटेशन बेटर होता है, ठीक है, करने को उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बेटर वे होता है। Node, orbital where the probability is maximum, node where the probability is 0, where probability of finding electron is 0। और मैक्स के लिए क्या टर्म था? क्या मैक्सिमम की डेफिनेशन थी ऑर्बिटल, जहां पे ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी Orbital. फाइंडिंग मैक्सिमम होती है, दैट इज ऑर्बिटल। सर वही है क्या नोड में? देखो ऑर्बिटल मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, नोड इज अपोजिट ऑफ ऑर्बिटल, जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां पे 0 नोड, जहां पे मैक्सिमम ऑर्बिटल, राइट? यस सर। सर न्यूक्लियस नोड होगा ना? न्यूक्लियस नोड होगा डेफिनेटली, न्यूक्लियस पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, उसके अलावा भी कुछ और भी होंगे। अच्छा, साई स्क्वायर को डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी 0, 0 बाय समथिंग इज 0, साई स्क्वायर 0, किसी का भी स्क्वायर कब 0 होगा, जब वो एक्चुअल फंक्शन 0, डेफिनेटली ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये 0, वाइस वर्सा, क्लियर, 0 का स्क्वायर 0 होगा।
एक मिनट पहले सुन लो फिर कॉपी करना। रेडियल, चलो पहले कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करना, कर लो जल्दी से कॉपी। सर वो एंगुलर नोड का सेकंड पॉइंट क्या है? It's planar in shape, hence called nodal plane. It is spherical in shape, hence also called spherical node. इसका शेप स्फेरिकल, इसका शेप प्लेनर, तो नोडल प्लेन कहा जाता है और इसको स्फेरिकल नोड कहा जाता है। उत्कर्ष, सर ये लास्ट मॉडल है। उत्कर्ष, यस सर। एक बार तुम मुझे लेक्चर के बाद कॉल करो ना, 6:30 पे जब खत्म होता है उसके बाद। ओके सर। देखो ये लास्ट मॉडल है डेफिनेटली इसमें, बट ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया है, अभी लगेगा, हमें 2 लेक्चर और लगेंगे। हमारे पास वेव फंक्शन था रेडियल एंड एंगुलर पार्ट। नोड कब डिफाइन होगा? जब ये वेव फंक्शन 0 है साई, तब नोड डिफाइन होगा। अब ये 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए रेडियल वेव फंक्शन, या फिर एंगुलर वेव फंक्शन 0 हो जाए। दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? नोड। व्हेन रेडियल वेव फंक्शन इज 0, ये 0 होगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, और वो इसको 0 बनाएगा, इसे बोला जाएगा रेडियल नोड। जब ये वाला पार्ट 0 होगा और 0 इंटू समथिंग ये 0 बन जाएगा तो बोलेंगे एंगुलर नोड। When radial wave function is 0, we call it radial node. When angular wave function is 0, we call it angular node. अब क्वेश्चन आता है इसका शेप क्या है? ये अभी के लिए हमें ध्यान रखना है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे जाकर। और नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये भी क्वांटम नंबर्स की बात बताता हूँ, n-l-1 और यहाँ पे l, और टोटल नोड काउंट करके बता दो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड कितने आ रहे हैं? n-1 n-1 टोटल नोड n-1। पता है इन नोड में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? एक्सक्लूडिंग नोड एट न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी। न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो उसे एक्सक्लूड किया है, मतलब वो इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, वो वैसे वहां तो होगा ही उसके अलावा। और इंफिनिटी मतलब एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 को एक्सक्लूड किया जाता है, इंफिनिटी पर और न्यूक्लियस। उसके बीच में कहीं पे नोड है वो काउंट करें। क्लियर है? यस सर। सर प्रैक्टिकली एंगुलर नोड और रेडियल नोड कहाँ आता है? वो आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके लिए वेट करो, मैं शेप एंड साइज पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। मतलब ये हेडिंग में ये 2 पॉइंट और इसके लास्ट के दोनों पॉइंट ये अभी नहीं पता चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही पता लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो, आज हमने जो किया है बेसिक, थोड़ा सा एक बेस रेडी किया है फॉर वेव मैकेनिकल मॉडल, और इस वीक में शायद मेरे 2 लेक्चर और हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल के बाद हम देखेंगे क्वांटम नंबर, देन शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिट। शायद 3 लेक्चर मिनिमम लग जाएंगे, फिर डिस्कशन भी अलग, ठीक है? होमवर्क कुछ दिया था क्या पहले? कुछ होमवर्क था? सर एक्सरसाइज 3 दी थी। ओके, डीपीपी A1 to A5 दिए या नहीं दिए अब तक? नो नो सर। सर। नो सर। डीपीपी A1 to A5 सर थोड़ी थोड़ी दोनों।
थोड़ी थोड़ी है, 500 DPP है। अब मैं बुकलेट में से होमवर्क नहीं दे रहा हूँ ना, तो 50 क्वेश्चंस तो हैं और वो भी इतने टफ नहीं है। चलो कम कर देता हूँ बस, अभी ठीक है। यस सर। सर इनका डिस्कशन Yes, कब sir. A1 to A4। सर उसमें हाँ। कोई ये भी ना इनऑर्गेनिक के। हाँ नहीं सर, इनऑर्गेनिक का अलग है और ऑर्गेनिक का अलग है। A1 ए लिखा है ना, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री A1 to A4, ये ITC वगैरह पे होगा भी मेनली बेस्ड ना स्टार्टिंग का। ओके, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। थैंक यू सर, बाय Yes, सर। sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, थैंक sir. यू सर, बाय सर।